बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को एक नई टर्म पढ़ा रही हूँ विच इज़ नोन एज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं इसके लिए। अच्छा, हम जो है अभी ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज के ऊपर। और ये क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन दी टू चार्जेस। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा भाई, हमारी एक ऐसी क्वांटिटी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो टेस्ट चार्ज के अमाउंट से। वो हमें इंफॉर्मेशन दे किसी एक पॉइंट के बारे में कि अच्छा भाई, अगर मेरे पास कोई एक कहीं चार्ज मौजूद है, सोर्स चार्ज जिसको मैं कहती हूँ, लेट्स सपोज Q1, तो उसके इर्द गिर्द स्पेस में जो कुछ भी हो रहा है फील्ड की वजह से, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेस्ट चार्ज को इसके करीब लेकर आऊँ, Q2 टेस्ट चार्ज है मेरा, इसके करीब मैं लेकर आऊँ, अगर इस पॉइंट पे मैं रखूँ, तो इनके इंटरेक्शन के नतीजे में इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी इस पोजीशन के ऊपर। और अगर मैं टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा और करीब कर दूँ, तो अब इंटरेक्शन के नतीजे में कुछ और वैल्यू होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं Q2 की अमाउंट को भी वेरी कर दूं, लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, Q2 पहले मेरा 1 यूनिट था, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी मेरी कुछ और आ रही थी। अगर Q2 मैं कुछ और कर दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी कुछ और हो जाएगी। तो लिहाजा मैं एक ऐसी क्वांटिटी चाहती हूँ जो कि एक फंक्शन Q2 का ना हो, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन सोर्स का हो, और उसकी वजह से जो इस रीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सिर्फ मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली है वो क्या होगी अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट टेस्ट चार्ज हो। तो बजाय इसके कि मैं एक बहुत बड़ा चार्ज जो है वो करीब लाऊं या दूर लाऊं, बल्कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक टेस्ट चार्ज जो है वो उसके करीब लाती हूँ, यूनिट टेस्ट चार्ज, और फिर मैं उसको एक्सपीरियंस कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जी होगी और यहाँ पर क्या एनर्जी होगी। तो एक यूनिट टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि K Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि टेस्ट चार्ज से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, तो वो क्वांटिटी मेरी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस। ठीक है, जिस तरीके से हम कहते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान इंटरएक्शन है, जिस तरीके से हम कहते थे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? दो चार्जेस के दरमियान इंटरएक्शन की वजह से जो एनर्जी अराइज हो रही है वो है। बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कुछ और होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, वी लिखते हैं हम उसके लिए, और हम कहते हैं कि अच्छा भाई, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या चीज़ है? ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, यानी कि एक यूनिट चार्ज किसी एक पॉइंट के ऊपर इन द विसिनिटी ऑफ द चार्ज Q जो महसूस करता है एनर्जी में तब्दीली, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मैथमेटिकली मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? अगर मेरे पास कोई भी चार्ज मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q/R। ओके, और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स हम पोटेंशियल एनर्जी से ड्राइव करते थे, बिल्कुल इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल से ड्राइव कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी बाज़ दफ़ा लिखा जाता है, ट्रांसफॉर्म करके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप देख ली कि हमने अब चार क्वांटिटीज़ पढ़ ली। चार क्वांटिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये चारों के चारों जो हैं वो आपस में रिलेशनशिप रखती हैं। सबसे ज़्यादा आसान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या नाम है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सब निकल आते हैं। अगर कोई एक क्वांटिटी आपको पता हो तो आप दूसरी क्वांटिटी आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वो आर्बिट्ररी पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई जेड, ये वाला पॉइंट है। और एक डायपोल रखा हुआ है यहाँ पे, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। उसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे, उसको मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो इस डायग्राम को हम पहले भी एक लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा से मैं कर रही हूँ। ये जो प्लस चार्ज है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो R1 है। और जो दूसरा चार्ज है नेगेटिव, उधर से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। ये ओरिजिन है। और इस डायपोल के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है वो है D। और ये आपको नज़र आ रहा है रेड लाइंस एक्स वाई जेड, ये तीन पॉइंट्स हैं, सॉरी तीन एक्सिस हैं हमारे रेफरेंस फ्रेम के। और ये जो पॉइंट है, अभी मैं इसको टू एक्सिस के अंदर नहीं कर रही हूँ, अब मैंने थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिया इसको, मैंने तीन एक्सिस के अंदर कर दिया, एक्स वाई जेड। ये पॉइंट जो है वो कहीं फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर कहीं रखा हुआ है, एक्स वाई जेड के अंदर। अच्छा, जब सबसे पहले अब मुझे क्या मालूम करना होगा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मालूम करना होगा ड्यू टू चार्ज दिस एंड ड्यू टू चार्ज दिस। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज जो है मेरा ये वाला है, दिस चार्ज। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R1। और दूसरा जो टेस्ट चार्ज है मेरा वो है R2, तो माइनस के क्यू अपॉन R2। ये बहुत सिंपल है कि अगर मुझे कहीं भी पोटेंशियल मालूम करना हो तो मैंने दोनों चार्जेस की वजह से या तीन चार्जेस की वजह से या चार चार्जेस की वजह से किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मालूम कर सकती हूँ आराम से। मुझे अब रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, न्यूमेरिकली सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ चूँकि मैं जनरलाइज फार्मूला ड्राइव कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर शामिल हो गई है, लेकिन अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स करें तो वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बात मालूम है कि R1 जो है वो किसके बराबर है, ये देखें, ये दिस इज माय R1। ये R1 अगर मैं निकालना चाहूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो मेरा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस D/2 का होल स्क्वायर। और ये वो कैलकुलेशंस हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ लीनियर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में। हम अगर ये z माइनस D/2 को खोलेंगे तो उसके वो जो है खुलकर जेड स्क्वायर माइनस जेड डी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मेरा ये जो फंक्शन है ये मेरा निकल कर आ रहा है आर स्क्वायर माइनस जेड डी की पावर हाफ, यानी कि ये लीनियर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में ये टर्म मेरी इस तरह से आ गई। ये वाला जो यहाँ पर मैंने रिजल्ट यूज़ किया है, जो R1, ये जो R1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वही अप्रोक्सीमेशन है जो कि हम डायपोल की कैलकुलेशन करते वक्त R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू जो है वो निकाल चुके हैं। बस फ़र्क अब ये है कि ये चूंकि थ्री डायमेंशन में सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पर तीनों टर्म्स हैं, दो टर्म्स के बजाय तीनों टर्म्स जो है वो यहाँ पर आएंगी। तो अगर इसको समझना भी चाह रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि R1 जो है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो मैं इसको बता भी देती हूँ। ये जो x है, ये जो है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर x भी 0 है, ये देखें, x भी 0 है और ये y भी 0 है। ये z एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं चार्जेस। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूँ तो क्या बनेगा, 0 0 और D/2। ओके, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ x माइनस जीरो तो x का होल स्क्वायर, फिर y माइनस जीरो y का होल स्क्वायर, z माइनस D/2। तो यहाँ पर जो जिस तरह से वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो निकाला जाता है मैग्नीट्यूड, वहाँ उस तरह से मैंने निकाला है। अच्छा, अब मैं आगे चलती हूँ उसमें।
R2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर z प्लस डी बाई टू होगा। किस तरीके से, इसको देख लें। ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा कोई पॉइंट है, ये नेगेटिव चार्ज z एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन ओरिजिन से ये d बाई टू नीचे रखा हुआ है। ओके, ये है d बाई टू नीचे, तो ये माइनस d बाई टू है z एक्सिस के ऊपर। तो जब मैं कोऑर्डिनेट डिफाइन करूंगी तो किस तरह से, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और z माइनस माइनस डी बाई टू, यानी प्लस हो जाएगा ये। यहाँ पर देखें ये प्लस हो रहा है, z प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बन गया। और इसी तरीके से मैंने उसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर खोल दिया, यानी कि d जो है वो सेपरेशन है दो चार्जेस के दरमियान। तो अगर d बहुत जो है वो कम है एज कम्पेयर टू z, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द लीनियर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, कि हम हायर ऑर्डर्स को, डी के हायर ऑर्डर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ डी के स्मॉल ऑर्डर्स को, लीनियर ऑर्डर को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब हमने जब R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर, दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर हम R1 और R2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया R1 की जो वैल्यू थी, R2 की जो वैल्यू थी, इसमें से R स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि मैंने कॉमन निकाल दिया R स्क्वायर को, तो उसकी जो पावर हाफ है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ R बचेगा, यहाँ पे भी R बचा हुआ है। और ये जो है 1 माइनस जेड डी अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर है, और ये 1 प्लस जेड डी अपॉन आर स्क्वायर इधर है। और इसको मैंने क्या किया कि जब मैं ऊपर लेकर गई तो मैंने इसको बायनोमियल से खोल दिया। बायनोमियल से खोलने के बाद ये वाली टर्म आ गई, इसको भी मैंने बायनोमियल से खोल दिया, बायनोमियल से खोलने के बाद ये वाली टर्म आ गई। और जो कैंसिल आउट हो रही थी चीज़ें उसको कैंसिल आउट कर दिया, और जो कैंसिल बाकी जो बचा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये पोटेंशियल जो है वो मेरे पास क्या आया, के क्यू जेड डी अपॉन आर क्यूब। और क्यू डी जो है वो क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट करती हूँ। और के जो है वो कूलम कांस्टेंट है, और के पी जेड बच गया मेरे पास अपॉन आर क्यूब। और आर बेसिकली क्या चीज़ है, आर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो आर है, आर क्या चीज है, आर जो है ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ओरिजन, ओरिजन पे तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0। तो ये आर के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पोटेंशियल अगर मुझे जनरली किसी पॉइंट के ऊपर मालूम करना है ड्यू टू अ डायपोल, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो तो यही होता है। ये मुझे पता चल गया। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें इस फॉर्मूले के अंदर के, अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मालूम करना है ड्यू टू अ डायपोल किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है वो पता होने चाहिए। z हो गया, x हो गया, y हो गया। ठीक है, k जो है वो कांस्टेंट होता है, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, और चार्ज के मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, अगर हमें x y z मालूम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। कुछ और पैरामीटर्स, बाज़ दफ़ा एक्स वाई जेड मालूम करना मुश्किल होता है, कुछ और पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या है, के पी जेड अपॉन आर क्यूब है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं के पी जेड अपॉन आर क्यूब था, तो उसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, आर क्यूब की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट नहीं करती। लेकिन मैं अपनी डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो z है, z को इन टर्म्स ऑफ r में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैसे, ऊपर चलते हैं वापस डायग्राम में। यहाँ पर इधर देखें, ये जो एंगल है ये मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ये जो r है ये इस z एक्सिस के साथ या इस डायपोल के साथ में कुछ एक एंगल बना रहा है विच इज नोन एज थीटा। तो अगर मैं लिखूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला बेस z,
और हाइपोटेनियस मेरा क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, ये मेरा हो गया आर हाइपोटेनियस। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गई कि cos थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, या मैं कह सकती हूँ कि z इज इक्वल टू आर cos थीटा। तो अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर लिख दूंगी कि z इज इक्वल टू आर cos थीटा अपॉन आर क्यूब। एक आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, एक आर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक्स वाई जेड गिवन नहीं है, मुझे डायरेक्ट आर गिवन है पोजीशन, ठीक है, और एंगल गिवन है, जो कि मैंने एंगल डिफाइन किया हुआ है कि एंगल क्या है और आर क्या है वो गिवन है। तो मैं मालूम कर सकती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं अपनी डायग्राम को देखूं तो मैंने डिफाइन क्या किया हुआ था, मैंने डिफाइन किया हुआ था कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो मेरा कहलाएगा आर, और यही आर जो कि जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है वो कहलाएगा थीटा। तो मुझे अगर ये दोनों चीज़ें मालूम है, आर और थीटा मुझे अगर मालूम है, तो मैं बहुत आराम से पोटेंशियल मालूम कर सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो क्वांटिटी है ना, p cos थीटा, ये बिहेव कर रही है लाइक अ वेक्टर। जिस तरह से हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा यहाँ पर अपियर हो जाता है डेरिवेशंस के अंदर, तो फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला नंबर 2 है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर पी कॉस थीटा को मैं समझ लूँ कि ये जो है कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि कॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा आता है। तो अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से भी इसको लिख सकती हूँ कि अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इफ आई टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर जो कि आर की डायरेक्शन में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पी डॉट आर को खोलूँ तो कैसे खुलेगा? एक तो पी आएगा, फिर आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा, और क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास? पी। आर तो 1 होता है, कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? पी डॉट आर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा बन गया फॉर्मूला नंबर 3। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं इस फॉर्मूले से भी डिटरमाइन कर सकती हूँ। और अगर मैं गौर से देखूँ तो ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इस स्केलर क्वांटिटी को मैं अगर k के साथ में ले जाऊं, k r अपॉन आर स्क्वायर कर दूं, ये तो ये जो क्वांटिटी मेरी बन रही है, ये क्या बन रही है? यहाँ पर देखें, इसके अंदर होता है q और d, दोनों होते हैं इसके अंदर। तो अगर सपोज कर लिया मैंने कि ये जो d को मैंने अगर यहीं छोड़ दिया और मैं q को इधर ले गई, बल्कि मैं इसको इस तरह से करती हूँ कि यहाँ पर भी अगर मैंने Q को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी Q को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी मेरी बन गई वो क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। और ये वाली जो मेरी क्वांटिटी बन गई वो क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकती हूँ। ये मुझे समझ में आ रहा है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमें किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? ये फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करना है ऑफ अ डायपोल, तो वो क्या होगा कि आप जस्ट डायपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। यानी कि ये सिस्टम हमारा कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ हो, ये देखें, ये आर है ना, आर, ये वाला आर, तो इसका मतलब है कि ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ और उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो पी पॉइंट के ऊपर। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से मालूम मालूम कर सकते हैं कि डायपोल का डॉट प्रोडक्ट ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। यानी कि ये सिस्टम इतना सिंपल तरीके से बिहेव कर रहा है, हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं किस तरीके से? इस वाले फॉर्मूले के ज़रिए।
कि जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी हम डेरिवेशन कर रहे थे वो भी हमने मालूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन जो है वो ये 3 फार्मूले मैंने ड्राइव कर दिए, फार्मूला 1, 2 एंड 3, जो कि अभी हमने देखे। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैंने काम किया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी आराम से फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर न्यूमेरिकल की मैंने कुछ एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व किए हुए, उसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे फार्मूला नंबर 1 है, उसमें मैंने p को 1 यूनिट ले लिया और मैंने मुझे पता है कि एक्स वाई जेड क्या है। तो p मेरा लेट सपोज 1 यूनिट है और पोजीशन मुझे पता है एक्स वाई जेड, तो मैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ? या तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको आ जाएगी और आप पोटेंशियल इस फॉर्मूले से यूज डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से हो सकता है कि आपको आर जो है वो गिवन हो, ठीक है, आर गिवन हो। आर का मतलब है ओरिजिन से जिस पॉइंट तक आप मालूम करना चाह रहे हैं पोटेंशियल, वो आपको गिवन हो, लेट सपोज 7 यूनिट्स, और एंगल भी गिवन हो और आपसे कहा जाए कि अच्छा भाई पोटेंशियल मालूम करो, तो आप फार्मूला नंबर 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि पी डॉट आर, तो आपको पी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, यूनिट वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे पॉइंट है एक्स वाई जेड है 3, 2, 1, तो ये वेक्टर फॉर्म में आप उसको लिख लेंगे, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर आपको पता चल जाएगा। यूनिट वेक्टर जब आपको पता चल गया तो आपको क्या करना है, पी डॉट आर आपको करना है, ठीक है। और लेट सपोज पी जो है वो 30 है इन द डायरेक्शन ऑफ जे, एक खास डायरेक्शन में है। अभी तो मैंने इसको के डायरेक्शन में लिया था पिछली एग्जांपल के अंदर, लेकिन लेट सपोज इट इज़ इन दी जे डायरेक्शन। तो अब हम उसका जब डॉट प्रोडक्ट लेके उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर हम एवोल्यूएट कर सकते हैं। तो तीनों फॉर्मूले जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा के साथ में गिवन होंगे, तो तीनों फॉर्मूले आपको जब पता होंगे तो आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ अ डायपोल। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना सीख लिया, लेकिन अब मैं इसमें मजीद एक काम ये कर रही हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा है तो इसका क्या फ़ायदा है। मैं तो ये पढ़ रही हूँ ना कि भाई एक ऐसी क्वांटिटी हो जो कि स्केलर क्वांटिटी हो और उसकी मदद से मैं सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकूँ। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने जो फॉर्मूला डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसी के अंदर जो है वो मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसी को मैं डेरिवेटिव उसका मैं लेना चाह रही हूँ। और डेरिवेटिव जब मैं उसका लूंगी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। अब मैंने उसका डेरिवेटिव ले लिया किस तरीके से कि एक दफ़ा जब मैं उस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगी तो मुझे लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मुझे लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब मैं इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास एक्स कंपोनेंट आएगा, और इस सूरत में y कंपोनेंट और इस सूरत में z कंपोनेंट आएगा। तो देखें आप कि एक स्केलर क्वांटिटी से मुझे तीनों कंपोनेंट जो हैं वो पता चल रहे हैं। अगर मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होगी तो फिर मैं जो है ना वो अगर मुझसे कहा जा रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट करें तो मैं सिर्फ ई वाई फाइंड आउट करें, तो मैं ई वाई करने के लिए सिर्फ मैं इतना ही काम करूंगी कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई और मैं फाइंड आउट कर लूंगी। तो खैर यहाँ पर इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। बेसिकली ये ग्रेडियंट होता है ख़ास तरह का फंक्शन जिसके ज़रिए हम डेरिवेटिव लेते हैं स्केलर क्वांटिटी का बारी बारी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है वो डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आया उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ इधर। कैलकुलेशंस जो है वो आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये आ गया मेरे पास आंसर, ये आ गया ई जेड। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया है और u इंटू वी के u डिवाइडेड बाई वी का फॉर्मूला जो डेरिवेटिव के लिए होता है वो अप्लाई किया और उससे मैंने एवोल्यूएट किया है। अच्छा, ई जेड आ गया मेरे पास, यहाँ पर देखिए ये ई जेड है और ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। अगर मैं ई एक्स को डेरिवेटिव ले लूँ तो वही ई वाई निकलेगा, और अगर ई वाई निकाल लूँ
तो वही ई एक्स होगा। तो मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा कैलकुलेशन की है, यानी कि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज माई फाइनल आंसर। ये यहाँ पर अगर एक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, और अगर y कंपोनेंट होगा तो y कंपोनेंट में इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो y होना चाहिए ना, इधर y होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ई वाई लिखेंगे तो बिल्कुल सेम वही सब चीज़ें आएंगी, 3 k p z, लेकिन बस यहाँ पर y आ जाएगा। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं, तो ई एक्स और ई वाई को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मुझे फॉर्मूला पता चल गया, ई जेड का क्या फॉर्मूला है, ई एक्स ई वाई का क्या फॉर्मूला है। यानी मुझे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। अच्छा जनाब, ये जो फॉर्मूले मेरे पास आए हैं, ई जेड, ई एक्स, ई वाई, ये मैं इधर फेयर करके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि ई जेड जो है वो ये वाला मेरा कंपोनेंट हो गया, ई एक्स और ई वाई जो है मेरा कौन सा वाला कंपोनेंट हो गया। तो ई जेड वाला जो कंपोनेंट है मेरा, ये पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है, जो मैंने यहाँ पर ई पैरेलल करके लिखा हुआ है। और ये जो ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट्स हैं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाते हैं अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो। यानी अगर मुझसे कहा जा रहा है कि आप ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करें, तो ई पैरेलल तो मेरा ई जेड कंपोनेंट होगा और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा क्या होगा, मुझे सम करना पड़ेगा। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर करके मेरे पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। ठीक है, देखिए ई एक्स के अंदर मेरे पास एक्स आ रहा है और ई वाई के अंदर मेरे पास वाई आ रहा है। तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने निकाल दिया और ई पैरेलल कंपोनेंट मैंने निकाल दिया। अच्छा, अब ये जो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल कंपोनेंट आए हैं, इनको मैंने ये एक्स वाई जेड की फॉर्म्स में थे, तो मैं इसको कॉस थीटा की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। कैसे, यहाँ पर मेरे पास आ गया था 2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे ये बात मालूम है कि आर स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि यहाँ पे मौजूद है, वो किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2z² माइनस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है प्लस प्लस होगा ना यहाँ पर निशान, दिस इज प्लस, क्योंकि जब ये माइनस जेड स्क्वायर है और यहाँ पर भी माइनस का निशान है, ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3z² माइनस आर स्क्वायर अपॉन r5। और z की वैल्यू मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि वो r cos थीटा के बराबर होता है। तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन को थीटा और r की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ई पैरेलल कंपोनेंट भी लिख दिया है, किसकी फॉर्म में, थीटा और आर की फॉर्म में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज़ हैं ई एक्स की ई वाई की, वो मैंने रखी, इन दोनों का स्क्वायर किया, जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के। और जेड मुझे पता है कि वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ रखी है, आर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आर की पावर 10 बाहर बाहर निकालेंगे तो ये 5 बन जाएगी। यहाँ से हो गया, आर स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया तो एक आर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर √2। और ये क्या चीज़ है, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और पावर हाफ दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा, और इस z की जगह पर मैंने लिखा हुआ है r cos थीटा। ये वाला r इस वाले से कैंसिल हो गया तो नीचे बची है पावर r5, फिर ये अगेन एक r एक इससे जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा r³ r³। ठीक है, 3 kp
cos थीटा sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट है, ई परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से निकाली है ऑफ अ डाइपोल। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाह रही थी कि जैसे ये मेरी एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने लिए थे। जेड एक्सिस के ऊपर मैंने डाइपोल अपना ड्रॉ कर लिया था, प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डिफाइन किया था कि दिस इज माय पॉइंट एक्स वाई जेड, ये कोई मेरा पॉइंट है और ये मेरा आर था और ये मेरा थीटा था। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसमें कॉस थीटा आ रहा है और साइन थीटा आ रहा है। तो थीटा को अगर मैं जीरो रख दूं तो भी मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जो है वो पूरी टर्म को मेरे पास जीरो बना देगा। और अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली टर्म पर जीरो हो जाएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो मेरे पास नहीं होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये ये जो मेरा थीटा है, ये वाला थीटा, यानी कि अगर थीटा जीरो हो गया यानी कि मैं बिल्कुल जेड एक्सिस के ऊपर ये मेरा पॉइंट लाई कर रहा है अगर, तो ये वाला कंपोनेंट तो मुझे मिलेगा ई पैरेलल, लेकिन ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट मुझे नहीं मिलेगा। और अगर मेरा ये वाला जो पॉइंट है थीटा जो है वो मेरा इस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल का मतलब ये है कि वो अब इस प्लेन में है कहीं भी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये एक्स वाई प्लेन में अगर मैं कहीं भी मौजूद हूँ, ये मेरा मेरा पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई कंटेन कर रहा है, जेड कंटेन नहीं कर रहा है। ये मेरा पॉइंट इस पूरे प्लेन के अंदर कहीं मौजूद हो सकता है। उस वक्त भी मेरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये ई परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस बात को जहन में मुझे रखना है कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो जब थीटा जीरो हो या थीटा 90 डिग्री हो, तो दोनों सूरतों में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं मिलता। ये हमें मिलता है जब थीटा जो है वो इन दोनों के बिटवीन हो, जीरो और 90 के बिटवीन हो। ओके। और आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को मैं इस वाले क्वाड्रेंट में भी ले जाऊं तो मेरा थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको नेगेटिव जेड एक्सिस से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो उसको 180 माइनस थीटा करके भी ले सकते हैं। उस सूरत में भी आपको ये वाला फॉर्मूला जो है आपके लिए वैलिड है और आप यही कहेंगे कि अच्छा थीटा जो है वो जीरो डिग्री के साथ में जीरो है, क्योंकि साइन थीटा जीरो है, और थीटा जो है वो अगर 90 डिग्री है तो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है ये जीरो है, क्योंकि अब कॉस यहाँ पर जो मैथमेटिकली ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें मैथमेटिकल एनालिसिस को, कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं फॉर्मूलों को। मैं अपना लेक्चर यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये डेरिवेशन जो है वो आप अच्छी तरह से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इवॉल्व किया है, किसके ज़रिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ज़रिए। और डाइपोल, चूंकि मैंने आपको ज़्यादा डिटेल से पहले भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है डिटेल थोड़ी सी आप लोगों को और जनरलाइज तरीके से मैंने और बता दिया है। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले हैं डाइपोल के लिए तीनों अलग अलग केसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कैसे आ गया देखें, कितने कितना मुश्किल फॉर्मूला है ये, लेकिन ये बहुत आसानी से हमारे पास आया है। आसानी से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट वो हमने निकाला और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद उसको डेरिवेटिव लेते गए एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, और हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाल दिए और हमें मौका मिल गया कि ना सिर्फ हम कंपोनेंट्स निकालें बल्कि उसकी मजीद और एनालिसिस करें। और मजीद एनालिसिस करने के बाद हमने उसके इन प्लेन कंपोनेंट यानी कि पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन किया। ये इन प्लेन कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट कहा जाता है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहा जाता है। असल में होता ये है कि एडवांस जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं हमें मालूम करनी होती है तो हम दो तरीके से निकाल रहे होते हैं, ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर। या मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते हैं तो बी पैरेलल, बी परपेंडिकुलर, इस तरह से करके हम निकालते हैं
इसको हम टेंजेंटियल कंपोनेंट भी कहते हैं पैरेलल को, और इसको हम परपेंडिकुलर ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है आगे बार बार। तो हमने कितनी आसानी से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो डिटरमाइन कर लिए, हमें कोई भी रिजॉल्व नहीं करना पड़ा वेक्टर्स की फॉर्म में, और हमने ये ज़्यादा जनरल रिजल्ट जो है ना डिटरमाइन कर लिया है, जो कि हम अब तक नहीं कर पाए थे डायपोल के केस के अंदर। तो ये एक हमें तरीका कार पता चल गया कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक वेक्टर क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इतना अच्छी क्वांटिटी है कि इससे हम पोटेंशियल एनर्जी भी डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लास्ट में बताया। देखिए यहाँ पर कि पोटेंशियल था, हम फौरन झट से जो है वो क्यू से जस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। कि इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम डायपोल की क्वांटिटी यहाँ पर रखेंगे और उसको हम तो उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, यानी कि ये सिस्टम बिहेव कर रहा है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज इधर रखा हुआ हो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम मालूम करना चाह रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एंड डायपोल का प्रोजेक्शन ले लेंगे along the direction of the electric field. So this is another perspective to define the potential energy of a dipole. ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहीं पर हमने पढ़ा है कि जो है अगर हम किसी भी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, ये ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल को हमने रख दिया तो डायपोल जो है वो अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस वक्त हम ई को डिफाइन करते हैं एज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान आपने रखना है कि दिस ई इज वॉट, यहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। यहाँ पे हम पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल कर रहे थे, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो यहाँ पर उसी तरह का फॉर्मूला आ तो गया है, लेकिन टर्म्स को हमें ध्यान में रखना होगा। पी तो डायपोल को ही कहते हैं, ई जो है वो कौन सी फील्ड है। ये सिस्टम बिहेव कर रहा है जैसे कि एक चार्ज रखा हो ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर, हम उस ओरिजिन के ऊपर रखा हो, इस पॉइंट के ऊपर रखा हो, और हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम उस फॉर्मूले कितनी आसानी से पोटेंशियल एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये जो है वो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह का एक्सप्रेशन आ गया है। तो ये कितना आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो गया है। पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर मुश्किल था, ये सब चीज़ें फिर मुश्किल थी, यहाँ पे कितनी आसानी से हमने इसको फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन प्लेन और परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। इसको ज़रूर गौर से देखिएगा, डेरिवेशन पूरी फेयर करके अपने पास रखिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर को इसके अंदर मैं ले सकती हूँ। यहाँ पर मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। दो टर्म्स जो है वो मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी है मजीद, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नया टॉपिक मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।